हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने ग्रंथ खोला था, ग्रंथ चालू किया था। जिन बच्चों ने पहले की वीडियो देखी है टॉपिक की, वो समझ गए होंगे क्या उसमें हमने क्या किया कर लिया था बेटा। सोल प्रोप्राइटरशिप का जो टॉपिक है वो हमने पूरा डिटेल में फिनिश कर लिया था। उसका मीनिंग, फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट सब कर लिए थे। अब हम थोड़ा अपनी और नॉलेज को इंक्रीज करेंगे और अब आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला, जिसको HUF या ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोलते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है क्योंकि इसके बुक में मोस्टली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज गिवन ही नहीं है, सिर्फ मीनिंग है और फीचर्स है। लेकिन कुछ बुक्स में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, फीचर से ही एडवांटेज डिसएडवांटेज बनाएंगे इसके कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसको समझेंगे पूरा डिटेल में। तो करते हैं बेटा जल्दी से स्टार्टअप। तो चलो बेटा आप स्टार्ट करते हैं। देखो अब क्या है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म एक तो आपको पता होनी चाहिए HUF। बार बार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इतना वर्ड नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, HUF। पहले आते हैं मीनिंग पे। HUF बिजनेस रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ऐसा बिजनेस का फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ अ HUF। जिसको ओन करते हैं, मालिक कौन है, और कैरिड बाय चलाते हैं, कौन चलाते हैं, मेंबर्स चलाते हैं, किसके, HUF के। अभी सारे वर्ड्स में आएंगे, मेंबर्स कौन है कौन नहीं है सब। अंडर द कंट्रोल, अब नया वर्ड आ गया, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली हु इज एल्डेस्ट मेंबर। इसी डेफिनेशन से कम 3 से 4 MCQ बनेंगे, अभी समझाऊंगा कैसे। मेंबर्स ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता और मुखिया। ध्यान से समझना, ये एक फैमिली है। ये फोटो दिख रही है आपको, इसमें एक ये हस्बैंड वाइफ है, एक ये है, एक ये है, 2 बच्चे हैं और एक ये है। इसमें जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर है वो ये बैठे हुए, जो दादा दादी मान लेते हैं हम नॉर्मली। तो इनमें जो मेल मेंबर होंगे एल्डेस्ट, वो क्या कहलाते हैं, कर्ता। क्या बोलते हैं उन्हें, कर्ता या फिर मुखिया। और जो ये कर्ता ही होते हैं, ये ही कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करना मतलब डिसीजन पावर इनके पास होती है और ये ही डायरेक्शन देते हैं कि ऐसे काम होगा या कैसे काम होगा। तो ये मेन होते हैं, बिल्कुल हेड होते हैं। जैसे एक कंपनी में, या हमने सोल प्रोप्राइटर किया था, उसमें एक ही पर्सन था। आगे हम कंपनी पढ़ेंगे, कंपनी में जो MD होगा, कंपनी का CEO होगा, कंपनी के मेन ओनर्स होंगे, वो चलाएंगे। पार्टनरशिप में लोग आपस में मिलके चलाते हैं। तो HUF में कौन करता है, सारा डिसीजन करता लेता है बेटा। अब इसको ओन एंड कैरिड बाय मेंबर्स, तो जो ये बाकी बच गए, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, ये मेंबर्स हैं। ये एक ही परिवार के हैं, सारे मिलके बिजनेस कर रहे हैं। हेड को कर्ता बोलेंगे जो सारे डिसीजन लेगा, और बाकी जो है मेंबर्स हैं, इनको बोलेंगे क्या, वो भी हम देखेंगे आगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, गवर्न बाय हिंदू लॉ। हिंदू लॉ है, एक्ट बना हुआ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये बिजनेस होता है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई भी एक्ट नहीं था, लेकिन इनका अलग से एक्ट है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये चलता है। मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली, ये जो मेंबर्स थे इनको क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स। मतलब जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स बोलते हैं, को पार्टनर्स बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, को पार्टनर्स। याद रखना, ये MCQ में पूछ लेता है। क्या क्या पूछ लेता है, पहला क्वेश्चन कि कौन HUF में डिसीजन लेता है सारे, तो कर्ता लेगा। एल्डेस्ट मेंबर जो होता है या कर्ता कौन होता है, एल्डेस्ट मेंबर होता है। जो बाकी मेंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कौन से लॉ से गवर्न करता है। 4 MCQ बन गए बेटा एक ही छोटे से टॉपिक से। अब इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लेकिन 2 कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन है, देखो 2 कंडीशंस हैं अगर आप HUF का बिजनेस फॉर्म करना चाहते हो। पहला, मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। कौन से मेंबर्स होने चाहिए, मेल मेंबर। कम से कम आपके बिजनेस में 2 मेल मेंबर होंगे, तब यह बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्टर प्रॉपर्टी। एंसेस्टर मतलब पूर्वजों की प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपके कोई पूर्वज आपको बिजनेस चला के देके गए हैं, कोई जमीन है, कुछ भी है, तो वो तभी आप चालू कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते बेटा। अब आते हैं इनके फीचर्स में कि क्या फीचर्स हैं इस बिजनेस के। पहला फीचर, फॉर्मेशन, की इसका फॉर्मेशन कैसे होगा। सोल प्रोप्राइटर का फॉर्मेशन करने के लिए कोई लोग नहीं था, इजीली हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ HUF देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर्स होने चाहिए और एंसेस्टर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो अभी हमने ऊपर भी यहाँ पे पढ़ा। ये कंडीशन आप पूरी कर पाओगे तभी आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। सेकंड, लायबिलिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लायबिलिटी वाला। ये केस स्टडी में बन के आ जाता है बेटा। BST में केस स्टडी जब बन के आती है तो इस पॉइंट से केस स्टडी आ जाती है। लायबिलिटी वर्ड सबको पता है,
द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड वेयर एज अदर्स मेंबर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। जो कर्ता है, जो हेड था फैमिली का, जो सारे डिसीजन ले रहा था, उसकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है क्योंकि डिसीजन वो पर्सन ले रहा है। लेकिन जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। जितना उनका प्रॉफिट में शेयर है सिर्फ उतने ही उनका रिस्क होगा, लिमिटेड लायबिलिटी होगा, वो पर्सनली लाइबल नहीं होंगे यहाँ पे। अब आओ कंट्रोल में कि कंट्रोल कौन करता है, ये तो हमें डेफिनेशन से ही पता लग गया था। एचयूएफ इज कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द सीनियर मेंबर ऑफ द फैमिली विच इज नोन एज कर्ता। ओनली कर्ता हैज अ लीगल राइट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द आउटसाइडर। अगर कोई थर्ड पार्टी के साथ एक एचयूएफ का कॉन्ट्रैक्ट होना है तो जब तक कर्ता हाँ नहीं बोलेगा, उसके साइन नहीं होंगे, उसके पास ही लीगल राइट है, तब तक वो माना नहीं जाएगा। अगर कोई अदर मेंबर करके आ जाता है, अपना एग्रीमेंट करके आ जाता है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, कोर्ट में उसे हटा दिया जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है माइनर मेंबर। यहां से भी केस स्टडी बन सकती है, क्वेश्चन बनता है। इन एचयूएफ, इस फोटो में भी आप देखो, ये दो बच्चे हैं और इनके साथ क्या लिखा हुआ है, माइनर मेंबर। माइनर मतलब जो 18 साल से कम एज का है। तो 18 साल से कम एज वाला जो पर्सन होता है, जनरली वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, किसी के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता। लेकिन एचयूएफ में ऐसा नहीं है। देखो क्या लिखा है, इन एचयूएफ अ चाइल्ड बिकम मेंबर बाय बर्थ। जैसे ही आपका फैमिली में बर्थ हुआ, आप तभी से क्या बन गए, मेंबर बन गए। एज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर अ माइनर मेंबर टू बिकम अ मेंबर ऑफ द बिजनेस। कि कोई भी माइनर पर्सन जो है 18 साल से कम का है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जैसे ही बर्थ में होगा उसका, वो मेंबर बन जाएगा। लास्ट है कॉन्टिन्यूटी। अब सोल प्रोप्राइटर में हमने क्या देखा था, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी। अगर ओनर मर गया कल को तो उसका बिजनेस कंटिन्यू करने वाला कोई नहीं था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, बिकॉज देयर इज अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ में कॉन्टिन्यूशन होती है। एज इफ कर्ता डाइज, अगर कल को इन पर्सन का डेथ भी हो जाती है कर्ता की एक एज के बाद, तो जो भी नेक्स्ट सीनियर मेंबर होगा वो क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा। यहाँ पे कर्ता डाइज, नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेंबर बिकम द कर्ता। अब आगे से वो सारे डिसीजन लेगा, उसके अंडर कंट्रोल आ जाएगा। हो गया टॉपिक, बहुत छोटा सा था। अब लेकिन देखो, मैंने अभी आपको बोला कि इसके कुछ बुक्स में मेरिट्स दिए, कुछ में नहीं दिए। अगर आपको स्कूल में नहीं करवाए तो आप इतना ही टॉपिक करो, लेकिन अगर करवाए हैं या नॉलेज के लिए करना है तो मैं आपको ऊपर से बता देता हूं कि क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स होते हैं। तो देखो बेटा, अब क्या है इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, 5 मिनट लेंगे हमें बस इसे फटाफट समझने में। ठीक है, देखो पहले मेरिट्स की बात करते हैं कि क्या क्या इसकी अच्छी बातें हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं। तो पहला, कंटिन्यूड बिजनेस। ये बिजनेस बंद नहीं होता। अभी हमने फीचर्स में देखा, अगर कल को एक कर्ता की डेथ भी हो जाती है या वो कुछ भी उसके साथ अनसर्टेनिटी हो जाती है, तो नेक्स्ट जो भी क्या पढ़ा हमने, सीनियर मेंबर होगा फैमिली का, वो क्या बन जाएगा, रिप्लेस कर देगा कर्ता की जगह को। तो बिजनेस बंद नहीं होगा, चलता रहेगा जनरेशन टू जनरेशन वाइज। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर। अगर देखो सारे डिसीजन कौन ले रहा है, कर्ता ले रहा है। अगर कर्ता ने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो उसको, उसकी वजह से नुकसान किसको होगा, लॉस किसको बियर करना पड़ेगा, मेंबर्स को। लेकिन यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि वो पर्सनली लायबल भी हो जाएंगे, जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है उसका कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी बेनिफिट हो जाता है मेंबर्स को कि अगर हम डिसीजन नहीं भी ले रहे हैं तो भी हमारी लायबिलिटी तो क्या है, लिमिटेड ही है। हमारा सिर्फ उतना ही नुकसान होगा जितना हम प्रॉफिट गेन कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट है इंक्रीज लॉयल्टी। अब लॉयल्टी में क्या है, देखो एक ही फैमिली है, पूरी फैमिली बिजनेस चला रही है, सब अपने वो है ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो एक उनके अंदर लॉयल रहता है, लॉयल्टी रहती है, और कॉर्पोरेशन भी अच्छा रहता है, साथ में मिलकर काम करते हैं। नॉर्मली अगर पार्टनरशिप में अभी हम पढ़ेंगे, 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, लड़ाई हो जाती है, तो दिक्कत रहती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहता क्योंकि एक ही फैमिली के पार्ट है। इसके बाद इफेक्टिव कंट्रोल। अब कंट्रोल करने वाला पर्सन एक ही है, कर्ता, तो बार बार बीच में कोई ना कोई अपना डिसीजन नहीं लेगा या अपने ज्यादा ओपिनियन नहीं लेगा। सिर्फ जो भी सीनियर मेंबर है उसका कंट्रोल है, एक ही बंदे को डिसीजन लेना है, तो इससे थोड़ा काम आसान हो जाता है और कंट्रोल ज्यादा रहता है। ये हो गए मेरिट्स, 4 मेरिट्स हो गए। अब आ जाओ डीमेरिट्स में, ये भी कितने ही हैं, 4 ही हैं आपके। पहला है लिमिटेड रिसोर्स। देखो एक फैमिली में 10, 20, 30 पर्सन होंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर बहुत बड़ी फैमिली भी है। ठीक है, तो इनके लिए भी अगर बिजनेस को बहुत ज्यादा मल्टीपल टाइम्स में करना है, टाटा बिरला के बराबर बनाना है, तो बहुत मुश्किल होता है। जब भी आप इतने बड़े बिजनेस देखोगे तो वो एचयूएफ फॉर्म में भी नहीं होंगे, सोलो प्रोप्राइटर में भी नहीं होंगे, वो हमेशा कंपनी की ही फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, लिमिटेड कैपिटल लग पाती है टोटल।
नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। अब हमने मेरिट में तो पढ़ लिया कि मेंबर्स को फायदा है, लेकिन कर्ता के लिए कभी कभी प्रॉब्लम बन जाती है। अगर कोई काम आया, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ थर्ड पार्टी से और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी मेंबर को दे दी, अब उस मेंबर ने गलती कर दी, उस मेंबर ने वो काम सही से नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, तो सबसे ज्यादा लायबिलिटी किसके ऊपर आने वाली है? कर्ता के ऊपर। तो ये एक इशू रहता है, प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है बेटा। नेक्स्ट, डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता अकेला पर्सन है जो सारे डिसीजन ले रहा है, जो सारे कंट्रोल कर रहा है, तो हो सकता है ना वो अपनी मनमानी ज्यादा चलाए, और वो सीनियर मोस्ट मेंबर भी है, वो बोले मैं घर का बड़ा हूं, तुम्हें नहीं पता। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि उससे कई बार गलत डिसीजन लेने की वजह से या इगोइस्टिक होने की वजह से डोमिनेंस आ जाती है, जिससे बाकी मेंबर्स को दिक्कत होती है। लास्ट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब एक ही कर्ता सारे टाइप के डिसीजन ले रहा है, अकेला पर्सन, ये सोल प्रोप्राइटर में भी था, अकेला पर्सन हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो ऐसे ही कर्ता हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो उसकी लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होगी, वो हर चीज में परफेक्ट नहीं होगा। हो सकता है एक डिसीजन अच्छा ले तो दूसरा गलत ले ले। ये हो गए बेटा इसके मेरिट और डीमेरिट। अब हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो करने वाले हैं सबसे बड़ा टॉपिक, जो है पार्टनरशिप, क्योंकि इसमें आपके मीनिंग, फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, बड़ी वीडियो बनेगी और डिटेल्ड वीडियो बनेगी, और क्वेश्चन यहां से भी आपका पक्का आएगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से वीडियो को देखो, स्कोरिंग सब वो है, ये चैप्टर मैंने आपको बोला है, सब्जेक्ट भी स्कोरिंग है, और केस स्टडीज जो भी आपके पास बुक है उसकी आप प्रैक्टिस करते रहो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।